In the last class, what we did was we ended up with 123. Mostly 123 खत्म हो गया था और हमने 123 के अंदर डिविडेंड से जुड़ते हुए सारे पहलू देखे। मैंने इनफैक्ट आपको 124 भी करवा दिया, राइट। मैं एक बार आपको अभी गो थ्रू करूँगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा अब। और उसके अंदर हमने देखो ये देखा था कि डिविडेंड की घोषणा होने के 5 दिन में तो सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दो और 30 दिन में इंक्लूडिंग द 5 डेज आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड देन वो जो पैसा बच जाता है, आज के डेट पे कोई पैसा नहीं बचता। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? आज के डेट पे पैसा बचता क्यों नहीं है? क्योंकि आज सारा का सारा पैसा डिविडेंड वारंट के रूप में आता ही नहीं है। मैंने कल वाली क्लास में आपको वारंट दिखाया था। आजकल डायरेक्टली आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो और सभी के पास बैंक खाते खुल चुके हैं, राइट। तो जनधन खातों के कारण से जिन लोगों ने शेयर लिया है वो बैंक से जुड़ा हुआ है, तो सारा पैसा आपके बैंक में आ जाता है। तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट आज के टाइम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। पर ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जो पुराना पैसा पड़ा हुआ है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, वो कब तक पड़ा रहेगा दोस्तों? कब तक पड़ा रहेगा? 7 साल। और 7 साल के बाद दोस्तों, 7 साल के बाद 7 साल के बाद क्या होगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सुपर, राइट। और ये किसका फंड है? केंद्र सरकार का है या कोई ऐसे ही फंड है? कंपनी का होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अच्छा, जो पुराने पैसे पड़े थे अनपेड, मतलब जो पब्लिक लेके नहीं गई, जनता लेके नहीं गई, जो मेरे इन्वेस्टर लेके नहीं गए, उस पैसे को मैं दोबारा मंगवा सकता हूं क्या? अपने पीएनएल में दोबारा ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। एक बार मैंने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में देके पराया कर दिया, पराया धन, पराया जो भी हो, राइट। एक बार वो पराया हो जाए फिर वो कभी भी अपना नहीं होता साहब। तो साहब सर फिर अब वारंट इशू होते ही नहीं ना? नहीं 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 नहीं, कौन से वारंट, कैसे वारंट? वो तो मैंने ऐसे पुराना, बहुत पुराना एक आपको वो एक इमेज दिखाया था। कोई वारंटी नहीं ऑनलाइन के जमाने साहब। मेरे को तो लगता है पता नहीं आने वाली टेक्नोलॉजी क्या करेगी, वरना कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो कोई वारंट कुछ इशू नहीं होता साहब, सब ऑनलाइन आराम से हो रहा है साहब। हाँ, 1986 का था वो जो मैंने इमेज दिखाया था। तो उसके बाद तो बहुत आगे बढ़ गए साहब हम लोग जीवन में। तो साहब मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आपको वापस से जो हमारा कंटेंट है उससे, कि आप इस साल के या पिछले साल वाले से दे सकते हो। रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की जो जिम्मेदारी थी वो पहले की थी, अब नहीं है। और बिल्कुल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होता है उसमें से भी आप दे सकते हो रूल 3 का पालन करके। गवर्नमेंट कंपनी को लगता नहीं है, फ्री रिजर्व से ही देते हैं हम लोग। पहले पुराना लॉस और डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना पड़ता है, वो तो वाजिब बात है। और एक्यूमुलेटेड से दोगे तो आपको एक कंडीशन का पालन करना पड़ेगा, 4 है। जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो एवरेज रेट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 3। अच्छा, कंपनीज एक्ट में जब भी मैं एवरेज वर्ड यूज़ किया ना, पूरे 470 सेक्शन में जहाँ पे भी एवरेज वर्ड आता है ना, तो एवरेज हमेशा 3 साल का ही होता है। किधर भी आप किसी भी सेक्शन में उठा के देखोगे ना, जहाँ पे एवरेज होगा ना वो 3 साल का ही एवरेज होता है। तो ये ध्यान रखना हमेशा। फिर जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे वो पेड अप और फ्री रिजर्व्स के 1/10 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अमाउंट जो भी विड्रॉ किया है वो पहले सेट ऑफ लॉस में यूज़ होना चाहिए, लॉस के सेट ऑफ में यूज़ होना चाहिए। और बैलेंस ऑफ रिजर्व शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जो चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। अपने एग्जाम्पल में 9 करोड़ एग्जाम्पल में आया था। फिर डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो ये सब अपना हो चुका है 5 दिन के अंदर। और फिर आता है इसके अंदर कि इंटरिम डिविडेंड एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, बाद में मालूम चला कि साला लॉस है, तो डिक्लेयर किया तो चुकाना तो पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी शामिल होता है।
तो वो कभी भी एवरेज डिविडेंड से ज़्यादा के रेट पे नहीं होना चाहिए, राइट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड जो है वो पेएबल है टू द शेयर होल्डर इन कैश, मे बी चेक और वारंट और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। आजकल तो ईसीएस के द्वारा डायरेक्टली आपके खाते में जमा हो जाता है, तो ना कोई चीज प्रॉब्लम है ना कोई दिक्कत है। ये खाली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाएगा। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा उसी को दिया जाएगा। अगर डिविडेंड 30 दिन तक क्लेम नहीं होता तो हम लोग इसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालते हैं, वो अगले पॉइंट में आने वाला है, मतलब अगले प्रोविजन में आने वाला है। आप इसका कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते। कैपिटलाइजेशन का मतलब समझ में आता है कि क्या होता है? व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेरे दोस्तों? व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेरे दोस्तों? एक बार अगर आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, फिर वो वापस कभी भी पीएनएल में नहीं आ सकता। फिर वो वापस पीएनएल में कभी नहीं आ सकता साहब। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या बोलता है? प्रियांशी जी का सवाल है, सर अगर आईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अज्यूम कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट का है तो फिर उसमें बाद में मेंबर्स अपना पैसा नहीं ले सकते, लेकिन कल तो आपने बोला था कि आराम से मिल। हाँ हाँ, अरे मैं बता रहा हूँ पहले क्या था, अभी आएगा। वैसे देखो ये थोड़ा सा आगे जाके है पर ये आएगा। पहले क्या था, 7 साल के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। वैसे ये आने वाला सेक्शन है पर ये मैंने बता दिया था इसलिए बता देता हूँ। तो आज क्या हो गया है, पहले तो ये रूल था कि एक बार इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में गया तो बस मामला ख़त्म, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भैया गवर्नमेंट बोलती है आखिरकार पैसा तो है तो तुम्हारा ही ना, मैं इस पैसे का किसके लिए, पब्लिक के लिए तो यूज कर रही हूँ, तो मैं तुमको वापस दे दूंगी ये तुम्हारा पैसा। अरे मैं कोई छाती में लेके थोड़ी जाऊंगी पैसा, तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगी, कोई लफड़ा ही नहीं है। पर जैसे मेरे पास आया, मेरे जो चार्जेस लगे वो चार्जेस वार्जेस कटेंगे उसमें से, पर आज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में से भी शेयर होल्डर को उसका पैसा दोबारा मिलेगा, वो मिल सकता है, वो अलाउ किया गया, अब जाके अलाउ किया गया। पहले तो बिल्कुल ही मना था, अब जाके अलाउ कर दिया गया, वो भी आने वाला है, डोंट वरी, मैं दिखा देता हूँ। पर देखो साहब एक सिंपल सी बात है कि प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जिस साले के चरित्र पे दाग हो साहब, चरित्र पे दाग कब लगता है? जब आप दूसरों का पैसा खाते हो ना साहब, तब चरित्र पे दाग लगता है साहब, कैरेक्टर पे दाग लगता है साहब। तू चिंता मत कर ऐश्वर्या, राइट, तेरे को क्लियर हो जाएगा अभी पॉइंट। तो प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अगर तुमने डिपॉजिट का पैसा नहीं चुकाया, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर का पैसा नहीं चुकाया, शेयर होल्डर का नहीं, डिपॉजिट होल्डर का, होल्डर का पैसा नहीं चुकाया, देन वो डिविडेंड देने का अधिकार नहीं रखता, तो वो डिविडेंड देने का अधिकार नहीं रखता। प्रोहिबिशन ऑन सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनीज कभी भी एनपीओज कैन नेवर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तो एनपीओज कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, फंडामेंटल प्रिंसिपल।
ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कभी भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, राइट। तो ये तो कहानी आती है 123 का जो अपना हो गया था। 124 इसमें भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, 30 दिन में पे कर देंगे। अगर क्लेम नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर उसे अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट, कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट लिखा हुआ है, ये देखो अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर नहीं दिया तो देखो 12% है, 12% का ब्याज है। पेनल्टी के केस में 18% भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पेनल्टी के केस में 18% है। मोस्टली कंपनीज एक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे पेनल्टी लगती है ना वहाँ 18 होता है, जहाँ पे नॉर्मल इंटरेस्ट लगना होता है वहाँ 12 होता है। तो पेनल्टी के केस में 18 है, और अगर अनपेड में नहीं डाला है तो 12 है, फिर उसके बाद पेनल्टी लगने के बाद 18 हो जाएगा। 90 दिन के अंदर मैं आपको टोटल डिटेल्स भेजूंगा, विद इन 90 डेज आपको पूरा डिटेल्स भेजूंगा मैं, कि किस तरीके से किसका नाम क्या आया, कैसे मिला, क्या शेयर होल्डर है, एड्रेस क्या है। इसे अपनी कंपनी की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट पे भी लगा दूंगा, कंपनी की वेबसाइट पे और गवर्नमेंट की अप्रूव्ड वेबसाइट पे लगा दूंगा, और ये पूरा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पूरा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो साहब ये सेम रूल है, अब इसकी डिटेल आने वाली है, और फिर उसके पेनल्टी कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। तो देखो इसको ध्यान रखना, 5 दिन, 30 दिन, 7 दिन, फिर 90 दिन। 90 दिन में तो खाली डिटेल जारी है, 7 साल तक पड़ा रहेगा, और 7 साल के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। देखो क्या बोलता है ये, सिंपल बात करता है। 30 दिन में पे हो जाना चाहिए, नहीं तो 7 दिन के अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा डाल देंगे। ठीक है साहब, डाल देना। 90 दिन के अंदर मुझे पूरी डिटेल चाहिए भैया, शेयर होल्डर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, नेम, एड्रेस, अनपेड डिविडेंड कितना चुकाने का है, पूरी डिटेल चाहिए। अगर आप नहीं दिया तो 12% का ब्याज है। अब एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल में अप्लाई टू द कंपनी फॉर द मनी क्लेम, कंपनी को अप्लाई करेगा वो। फिर ये पैसा ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट जो भी एक्रू हुआ होगा, इफ एनी देयर ऑन, टू द फंड इन 7 ईयर्स, 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स द फंड विल बी ट्रांसफर टू IEPF। किस में ट्रांसफर कर देंगे, IEPF के अंदर। ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स। साहब ना तो डिविडेंड पे हुआ ना क्लेम हुआ, 7 साल हो चुके हैं, वो सारा का सारा हिसाब किताब IEPF के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है साहब, IEPF के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये देखो ध्यान देना, राइट। ये सवाल देख लेना प्रियांशी जी, मेरे हिसाब से आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। राइट ऑफ द ओनर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू IEPF टू क्लेम फ्रॉम IEPF। तो प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेमेंट ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर होल्डर, shall be entitled to claim the transfer of shares in accordance with such procedure as may be prescribed। नियम कानून का पालन करना, जो चार्जेस है वो चार्जेस को पे ऑफ करना और अपना हिस्सा ले जाना। सब कोई टेंशन नहीं है, लॉ मना नहीं करेगा। अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया, अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो कंपनी को तो ये पेनल्टी है, और ऑफिसर को 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। सो 1 लाख से 5 लाख तक की इसमें पेनल्टी है। तो ये कहानी है इन रिलेशन टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, ये अपन ने देख लिया। 5 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 7 साल, IEPF, 90 दिन, आफ्टर डिक्लेरेशन अपन को डिटेल देनी है। जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं लिया है, नाम, एड्रेस, अच्छा ये ध्यान रखना, नाम, एड्रेस और अमाउंट, 3 चीज़ें बतानी, नाम, एड्रेस और अमाउंट बताना है। तो ये बता देंगे साहब, सिंपल है, बता देंगे। अब ये तुमने बोला IEPF में डाल दो, केंद्र सरकार का है।
अब सर इसमें केंद्र सरकार में ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में और भी जगहों से पैसा आता है क्या? अपरंपार जगहों से पैसा आता है साहब, राइट। इन्वेस्टर के हित के लिए ये फंड बनाया केंद्र सरकार ने, और इसमें बहुत सारी जगहों से पैसा आता है। और ये जो जगहें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, एक प्रकार से आपको ये जगहें याद करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव चॉइसेस, यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिमेंबर दिस प्लेसेस, राइट। सो IEPF क्या बोलता है साहब? केंद्र सरकार का फंड है, राइट। कहाँ कहाँ से पैसा आता है? तो जगह जगह आपको याद रखनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डोनेशन के रूप में देती है, ये अपन जानते हैं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जनरल रेवेन्यू अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कमाई का पैसा आता है केंद्र सरकार का, वो भी इसमें डाल देते हैं। फिर हो सकता है पहले से कोई IEPF में अमाउंट पड़ा हुआ हो, फिर ये जो पैसा पड़ा होता है IEPF में, उसको गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है, जिसके ऊपर उसको ब्याज मिलता है। सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। फिर डिसगॉर्जमेंट अंडर सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 है ना, प्रोस्पेक्टस का है, प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है। इसमें क्या होता है, ये था फिक्टिशियस नाम पे। अभी क्या होता है, अगर आप झूठे नाम पे शेयर खरीद लेते हो, डिसगॉर्जमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स बचाने के लिए ऐश्वर्या शेयर खरीदता है चैश्वर्या के नाम पे। अब चैश्वर्या नाम से कोई है ही नहीं, पर इसने सेटिंग से, अब यार बजरंग बली का भी अगर आधार कार्ड बन सकता है तो चैश्वर्या का बनने में क्या जाता है, तो इसने चैश्वर्या का आधार वाधार सब बनवा दिया, उसके नाम से शेयर खरीद लिए। पर देखो साहब, कभी ना कभी तो पाप का मटका फूटेगा ना भाई। तो ये पकड़ा गया, राइट राइट। तो पकड़ा गया तो साहब अब वाजिब बात है, सामने आ गया साहब। जब भारत में रहने वाले मलेशिया से भागे हुए रोहिंग्यास, राइट, उन लोगों को अगर भारत में आधार कार्ड मिल सकता है, जो ऑन रिकॉर्ड्स तो है ही नहीं, पर उनको आधार कार्ड दिया हुआ है। एज पर द स्टेटिस्टिक्स, अभी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रोहिंग्येज वेस्ट बंगाल में, 1.5 करोड़, राइट, समझ रहे हो आप? डबल द न्यूजीलैंड, 2 न्यूजीलैंड। इंडिया अपरंपार जगह है साहब। नहीं, वो तो क्या मैसेज, खुशबू जी, वो क्या मैसेज में जो भी लास्ट में रहता है ना, तो मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट, जो भी मैसेज में लास्ट में रहता है। और फीमेल्स पे एग्जांपल मैं कम पसंद करता हूँ लेना, क्योंकि कभी भी क्या मेरे एग्जांपल में मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मैं उनसे क्या करवाने वाला हूँ, तो मैं फीमेल्स पे एग्जांपल थोड़ा कम लेता हूँ, राइट। अब यार क्या कुछ भी करा देता हूँ मैं इन लोगों पे, राइट। और थोड़े बॉयज़ रहते हैं तो उछल, मतलब एग्जाम्पल में कुछ भी मनवाता हूँ मैं, राइट राइट। तो अब तो मान लो फिक्टिशियस नाम से शेयर खरीदा, तो फिक्टिशियस मतलब झूठा आदमी था, अब साला कोई था ही नहीं चैश्वर्या नाम से। तो ऐसे ये धोखाधड़ी और ये चीटिंग फिटिंग बहुत करता था। एक दिन ये पकड़ा गया, तो अब सवाल है, ये पकड़ा गया तो इस आदमी को तो पकड़ लेंगे, इसके पैसे भी जब्त कर लेंगे, पर अब कंपनी के पास चैश्वर्या के नाम से वो शेयर्स पड़े हुए हैं। तो सवाल है, वो शेयर्स तो जिंदा रहेंगे या वो शेयर्स भी खत्म हो जाएंगे? आप लोग सभी से ये सवाल है मेरा। गजनियों, पंकज कह रहे सर वो शेयर्स तो जिंदा रहेंगे, उसके पास से पैसा जब्त कर लेंगे, पर शेयर जिंदा रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? साहब थोड़ा भेजा लगाओ ना। गवर्नमेंट बोल रही है चैश्वर्या नाम से तो कोई है ही नहीं, तू, तेरे पास अगर शेयर्स रखती है कंपनी, तो तू इस शेयर्स पे डिविडेंड किसको देगी? क्योंकि ऐसा ऐसा तो कोई आदमी ही नहीं है, और ये जो साला चोर था उसको मैंने पकड़ लिया है। तो अब एक प्रकार से तू इस शेयर्स को नष्ट कर, तेरे पास जो पैसे आ गए अब आ गए, शेयर्स को तो नष्ट कर। तो ये शेयर्स नहीं, कोई सेल वेल नहीं होता। किस बात का सेल? तूने शेयर सेल किए जानवर, तो ही तो तेरे पास पैसे आए।
अब भाई हम लोग क्या है, देख सिंपल है, तेरे पास एक गलत आदमी से सामान आ गया, ये तेरे पास नोट्स आ गए, तो तेरे को अब इन शेयर्स को नष्ट करना पड़ेगा ना भाई। अब मैं इनको नष्ट करूंगा ना, इसका क्या काम अब तेरे पास, राइट? इसका क्या काम है, राइट? पंकज अगर तू कुछ पूछना चाहता है तो सीरियसली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक सेकंड ना, कुछ पूछने का है क्या पंकज? हाँ ठीक है। तो साहब, तो ऐसे फिक्टिशियस नाम से शेयर है, तो लॉ ने बोला वो जो शेयर्स पड़े हैं ना कंपनी के पास, वो यहां पे डाल दिए जाएंगे। अब क्या भाई, वो तो नकली आदमी निकला ना भाई, तो अब उसका मजा लेके तुम क्या करोगे साहब? तो दे दो उस शेयर को। तो लॉ ने मना कर दिया साहब, वो तो आपको देना ही पड़ेगा वापस, राइट? तो वो पैसा भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आएगा। एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई थी, हमने रिफंड किया, पर रिफंड लेने कोई आया ही नहीं। अगर देखो, मेरे को इंडिया में कम समझ में आता है, ऐसा कौन भूलता होगा पैसे लेना यार। मेरे को तो जीवन में दोस्त भी ऐसे मिले जो साले धरती के बोझ, पोया 2 बार खिलाया उसने था और मैंने 1 बार खिलाया, वो भी याद रखते हैं कि भैया तूने 1 ही बार खिलाया, मैंने 2 बार खिलाया, आज तेरा टर्न है। तो ठीक है साहब, अब मान लो कोई एप्लीकेशन का पैसा लेना भूल गया, कोई मैच्योर डिपॉजिट का पैसा लेना भूल गया, कोई मैच्योर डिबेंचर का पैसा लेना भूल गया, कोई इंटरेस्ट का पैसा लेना भूल गया, कोई सेल प्रोसीड से जो पैसा है। अब कई बार क्या होता है, मर्जर एमालगमेशन होता है ना, तो जो उसमें फ्रैक्शन शेयर्स होते हैं ना, तो फ्रैक्शनल शेयर्स का कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो फ्रैक्शनल शेयर्स के पैसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालते हैं। मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया 7 साल के बाद, मतलब सॉरी 7 साल के बाद नहीं, मतलब जब भी रिडेम्पशन था उसको रिडीम किया, पर प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लेने कोई नहीं है। अब ऐसे दिलदार लोग किधर रहते इंडिया में मेरे को नहीं मालूम है, पर लॉ बोलता है अगर 1 लाख में अगर एक भी ऐसा है तो रूल तो बनना पड़ता है ना, उसके लिए तो रूल बना दिया, राइट? और जो भी रूल 3 में अमाउंट बताया, मतलब आप देखो कितने सारे पैसे हैं यार, अपरंपार पैसे हैं साहब। इतना सारा पैसा है, नॉर्मल इंडियन देखे ना इतने पैसे को तो बौखला जाए, वो चुनिया जाए, उसकी आंखें चौकन्नी हो जाएंगी साहब। ऐसे गोल गोल घूमेगा और उसको बादल में फिर सब अलग अलग चीजें दिखाई देगी, वो अपने आप को कहीं और महसूस करेगा। अब ऐसे सारे पैसों को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या मानना है आपका? इसको और लोगों के कंट्रोल में भी डालना चाहिए या एक एक आदमी के कंट्रोल में होगा तो भी चलेगा? और लोगों के कंट्रोल में या एक आदमी के कंट्रोल में होगा तो भी चलेगा? एकदम पूरा कमिटी बना के मैनेज करना चाहिए। क्या बोलते हो, क्या बोलता है चिरायु? क्या मानने का है तेरा? पूरा कमिटी बना के कंट्रोल में डालना पड़ेगा, मतलब चिरायु नाश्ता करने निकल गया है। महिमा जी सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अच्छा नहीं, अच्छा ऐसा हाँ ना बोलते रहा करो भाई, राइट? कितना यस और नो लिखने में कितना टाइम, हाँ, और चैटिंग में बिना देखे कैसे लिख देते होंगे, हाय बेबी, गुड मॉर्निंग, व्हाट वर यू डूइंग, वो सब तो कितना फास्ट लिखते हो तुम लोग, ऐसा लो। पढ़ाई के अंदर मैसेज करने में इतना कितना जोर। हाँ अंकित भी बोल रहा है, सही है। हाँ बिना देखे साहब, बिना देखे डिग 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 कर देते हो ऐसे, right? इधर आओ। अब सिंपल है, इस फंड का जो पैसा है मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से देखना, रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, रिफंड करना पड़ेगा अनक्लेम्ड डिविडेंड का पैसा अगर कोई मांगने आता है तो, मैच्योर डिपॉजिट का पैसा अगर कोई मांगने आता है तो, मैच्योर डिबेंचर का एप्लीकेशन का पैसा अगर कोई मांगने आता है तो, इन्वेस्टर एजुकेशन वो नहीं आता है, वो क्रिकेटर लोग आते हैं, सावधान रहें, कोई आपको अगर बोलता है कि वो आपका पैसा डबल करके देगा, ट्रिपल करके देगा, ऐसी चीज़ों पे न जाएं। अपना पैसा मात्र 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 आरबीआई को ही जमा कराएं, बैंक में ही जमा कराएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ओटीपी किसी को न दें, राइट? अरे ऐसा आता है कि नहीं आता है यार, कभी देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? तो ये सब के लिए जो पैसा लगता है ना,
उसमें ये सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। फिर डिसगॉर्ज्ड अमाउंट है। डिसगॉर्ज्ड अमाउंट से क्या मतलब है अपना, वो फिक्टिशियस वाला याद है ना, सेक्शन 38 वाला अभी बताया, गजनी। हाँ, फिर सेक्शन 37, अब ये भी याद नहीं होगा क्या होता है प्रोस्पेक्टस में, जब कांड वांड होते हैं ना, तुम झूठ वूठ अंड संड लिखते हो, कुछ भी लिख देते हैं साहब, 10 से भी इजी है, 12 से इजी है, ये तो इतना इजी है कि लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ किया है। तो ऐसा सब जब तुम अंड संड बकते हो तो तुम पे केस हो सकता है, राइट। अब सर तो जो ऐसा बकते हो उन पे केस साहब लिखित में किधर नहीं होता है, और ओरल का कोई एविडेंस नहीं होता है। देखो पता है सब्जेक्टिविटी थियरी, पता है सब्जेक्टिविटी थियरी, व्हाट इज सब्जेक्टिविटी थियरी? ये रहा, किसी को दिखाई देगा कि देख भाई ये बोतल है, आधी खाली हो गई, ठीक है। अब किसी को आधी खाली दिखाई देगी, किसी को आगे आधी भरी हुई दिखाई देगी। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविटी थियरी। सबका सोचने का तरीका अलग है, तो कोई अगर उस पर केस कर देगा तो वो ये बोल सकता है कि साहब मैंने तो ये लिखा है कि 10 से इजी है, अगर कोई मेरे अनुसार 18 घंटे पढ़ाई करे, अगर कोई मेरे अनुसार 18 घंटे पढ़ाई करे तो 18 घंटे पढ़ो तो आपको इजी लगेगा। अब बस वो 18 घंटे पढ़ने वाले बंदे ही ढूंढ रहा हूं मैं अभी रिसेंट में, आई एम इन सर्च कि कोई 18 घंटे पढ़ने वाला मिल जाए। क्या बोलते हो लोगों? इस क्लास में से भी कुछ ऐसा मेरे को ऐसा कोई मिल जाए सामान। सर 18 घंटे मतलब पूरे हफ्ते में देने? अरे मेरी जान वरो, 18 घंटे हफ्ते के नहीं रे, रोज के, रोज के, राइट। हाँ बिल्कुल सही बात है महिमा जी, बिल्कुल बहुत मुश्किल है साले, पर ऐसा नहीं 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 हो सकता है तो मत बोलो, करते हैं साहब, मैं आपको बता सकता हूं करते हैं। जीवन में एक दौर ऐसा भी आया था अपना जब अपन ने भी वो टारगेट्स हासिल किए, पर पॉसिबल तो है, देखो साहब नहीं है, पॉसिबल है, मतलब कहने का मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? केस करने का अधिकार। कोई केस करता है तो केस लड़ने के लिए अपन कोई, हाँ क्या बात है रियान भाई, बहुत लेट एंट्री हुई आज, सुबह की चाय नसीब नहीं हुई थी क्या आज? यार टाइम पे आ जाए अगर यार। अच्छा अच्छा अच्छा, नेट इशू चल रहा था या पूरा वेब सीरीज में नेट खत्म हो गया है तुम लोग का? चलो इधर आओ। सेक्शन 37 लीगल एक्सपेंस की बात करता है, और एनी अदर मैटर इंसिडेंटल, उससे जुड़ता हुआ कोई भी मैटर हो, इन सब जगहों पे आप पैसों का, इन सब जगहों पे आप पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा पैसा? जो इसमें आया है। अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल में अप्लाई टू द अथॉरिटी जो बनी है। अरे भैया मुझे पैसा मिलना चाहिए तो मैं उसको अप्लाई करूंगा, मैं कंपनी को अप्लाई करूंगा साहब कि मेरा पैसा है, ये पैसा पड़ा हुआ था, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में था, एप्लीकेशन का पैसा था, ये पैसा था, तो मैं उसको अप्लाई करूंगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, क्या बोलता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? बाय नोटिफिकेशन एक चेयरपर्सन अपॉइंट करेगा। देखना अब ये पूरा फंड बनेगा, अब ये पूरा फंड बनेगा, कैसे बनेगा? तो साहब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी बाय नोटिफिकेशन अथॉरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फंड, जिसके अंदर एक तो चेयरपर्सन है, एक चेयरमैन, और 7 अदर मेंबर्स, और एक सीईओ भी है, यानी एक सीईओ, एक चेयरमैन और 7 मेंबर।
एक सीईओ, एक चेयरमैन, 7 मेंबर, ये इसके अंदर लोग आएंगे। अब इनको समझा दिया हम लोगों ने, देख भाई जो भी आप काम काज करो शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। साहब एकदम सिंपल रखना, प्रोवाइडिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर द फंड, ढंग से मैनेज करना। अब इतना सारा पैसा है, इतनी चकाचौंध है, ये सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट होने के बाद ब्याज आता है, बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, सीएजी के कंसल्टेशन में काम किया जाएगा। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, सर ये सीएजी कंसल्टेशन क्या होता है मेरे यारों? व्हाट इज सीएजी? जल्दी जल्दी बोलो। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ सीएजी, जिंदगी में खुश नसीब नहीं। जल्दी बोलना। कंट्रोलर नहीं है मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना ये। हाँ, कॉम्पट्रोलर है, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सब सीएजी बोलते हैं, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी के अनुसार काम होगा कंसल्टेशन में। राइट ऑफ द अथॉरिटी टू स्पेंड द मनी, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो ऑडिट भी कौन करेगा? सीएजी करेगी ऑडिट पूरा, राइट। और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट, अब ये जो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है, ये जो पूरा फंड है, वो काम किसके अनुसार करता है, किसके निर्देशों के अनुसार काम करता है? तो साहब एक चीज समझना, सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है तो उसको फुल एंड फाइनल मान लिया जाता है या उसकी भी वेरिफिकेशन होती है? फुल एंड फाइनल या उसकी भी वेरिफिकेशन होती है? जल्दी बोल। फुल एंड फाइनल या उसकी भी वेरिफिकेशन होती है? उसकी भी वेरिफिकेशन होती है। ये जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी ना, किसकी? ये अपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की, इस एनुअल रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। फिर इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने भी 2 कमेटी बना रखी है, ये उन कमेटियों में चेक होते हैं, 2 कमेटी बना रखी है। फिर ये कमेटी अपना सजेशन देती है, फिर उसके बाद वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश होता है, फिर उसका अप्रूवल होता है। सो कहने का मतलब है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। बस जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का एनुअल रिपोर्ट है वो इधर पेश हो जाएगा, एकदम सिंपल एज दैट, राइट। तो ये ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। और अब एक सिंपल सा है, राइट, एक सिंपल सा है, बहुत ध्यान से समझना साहब, बहुत ध्यान से समझना। राइट ऑफ डिविडेंड, मेरी बात को अब सुनना, मैं पहले पुराना वाला बता देता हूं ताकि इससे ये वाला खत्म हो जाए अपना। हमने कहानी चालू की है 123 से। 123 में अपन ने देख लिया कि डिविडेंड पे होगा, आप खुद कैपिटलाइज नहीं कर सकते, 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट है, 30 दिन में चुकाना है, डिपॉजिट नहीं दिया, रीपे नहीं किया तो डिविडेंड नहीं दे सकते, एनपीओ वाले डिविडेंड नहीं दे सकते, और फिर 30 दिन, 7 दिन, 90 दिन, राइट, ये वाले सारे रूल्स अपन ने इसको बता दिए हैं। फिर 90 डेज़ के अंदर वो सारे टोटल डिटेल जाएगी, नाम, एड्रेस और कितना पैसा बाकी है। डिले किया तो 12% का ब्याज है, अप्लाई करना पड़ता है। जो पैसा 7 ईयर्स तक पड़ा रहता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, बचने के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाता है। अगर कोई ओनर है तो उस पैसे को क्लेम कर सकता है। अगर नियम का उल्लंघन करोगे तो पेनल्टी लगेगी। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में इतनी सारी जगहों से पैसा आता है, इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। फिर एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक चेयरपर्सन, एक सीईओ, 7 मेंबर ढंग से हैंडल करेंगे, सीएजी उसकी चेकिंग करेगी, ऑडिट करेगी, और फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की जो एनुअल रिपोर्ट है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश कर देगी। और जो सीएजी ने किया है,
क्या उसको भी वेरीफाई किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और वो मैंने बता दिया कमिटियां करती हैं, वो पार्लियामेंट कराती है, उसके डिटेल में बाद में आएंगे। मतलब अपने वो काम का नहीं है, कहने का मतलब अभी लॉ में काम का नहीं है। अगला आता है आज का लास्ट, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब सर इसका मतलब क्या है साहब? अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं उसको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो, अगर 30 सितंबर की एजीएम है, 30 सितंबर की एजीएम है, तो कंपनियां पता है क्या करती हैं? 30 सितंबर की एजीएम में कंपनियां क्या करती है? अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज कर देती है 10 सितंबर, 5 सितंबर, 3 सितंबर, कभी भी क्लोज कर देती है वो, जो उसके पास जो उसको सही लगता है। 15 सितंबर भी रख सकती है, रजिस्टर क्लोज कर देगी। इफ द इन्वेस्टर purchases shares when the register of member is closed, then in that case what should be done? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 10 सितंबर को रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज हो गए। अब वाई से एक्स ने शेयर खरीदा है, यानी एक्स is now shareholder when अच्छा, बिल्कुल खुशबू जी, एक्चुअली क्या है, मैं है ना एजीएम है ना हमेशा 30 सितंबर की रखता हूँ, क्योंकि भारत के अंदर मैक्सिमम एजीएम, और अब आपका बर्थडे भी याद रहेगा क्योंकि मैक्सिमम एजीएम सितंबर महीने में ही होती है हमेशा ही। तो X is now shareholder when dividend is declared। उस समय तो X है, पर कंपनी के रिकॉर्ड्स में कौन आता है? कंपनी के रिकॉर्ड्स में कौन है? जल्दी बोलो। 10 सितंबर को जब रजिस्टर हमने बंद किए कंपनी ने, तब बुक्स में कौन है? Y है। तो कंपनी तो वाई को पे ऑफ कर देगी, वाजिब बात है। कंपनी तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स तो बंद हो चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? इन दिस सिचुएशन एक्स विल अप्लाई टू द कंपनी क्लेमिंग दैट he has purchased the shares from Y, and so the dividend should be paid to Y in place of, should be paid to X in place of Y। तो भैया एक्स को पे होना चाहिए एंड नॉट वाई, राइट? इन प्लेस ऑफ वाई एक्स को पे होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? टिल द टाइम द कंपनी decides the real owner between X and Y, the dividend, bonus or any benefit given on the shares will be kept on hold, that is on abeyance। अबेयंस पे रखेंगे। अबेयंस का मतलब है होल्ड।
will be kept on hold, that is on abeyance. This is the provision relating to section 126. समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ पे देखो, where any instrument of transfer has been delivered to any company for registration and the transfer of shares has not been registered. अच्छा, रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? Because register of members were closed. The company shall transfer the dividend in relation to such shares in unpaid dividend account and keep in abeyance, hold any offer right shares, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, कुछ भी होल्ड पे रखेंगे जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता कि शेयर्स का बेनिफिट एक्स को देना है या वाई को देना है. एम आई वेरी वेरी क्लियर विद दिस? से यस टू मी. बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है. जो मैंने लिखा है बस साथ साथ में लिखते जाया करो यार, राइट. ये एक फंडामेंटल आदत डाल लो आप लोग. तो कल मैं इस चैप्टर को पूरा समाप्त करने जाने वाला हूं साहब. राइट, पहले तो अबेयंस होल्ड वाला हिस्सा आपने लिख लिया है, तो जिनका बाकी है उनको मैं ये वाला हिस्सा भी एक बार बता देता हूं. ये देख लो. तो मैं उसको होल्ड पे रख लूंगा. मैं आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. तो ये कहानी है 123, 124, 124 में टाइम लिमिट, 125 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड और 126 के अंदर होल्ड पे रखेंगे जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता.